डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पूर्ति का जो अर्थ पढ़ा था और उसके बाद पढ़ा था हमने पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक या तत्व। उसमें से 6 कारक पढ़े थे हमने। ठीक है, वस्तु की जैसे कीमत है, बाजार में जो है परिवहन लागतें हैं, इसके अलावा संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं। ठीक है, तो 5-6 कारण हैं जो पूर्ति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने मांग का नियम पढ़ा था उसी तरह पूर्ति का भी एक नियम है। और पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम का जो अर्थ है वो आपको एक लाइन में सिंपल सा याद रखना है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर या समान रहने पर, स्थिर रहने अन्य बातें कौन कौन सी? जैसे अन्य वस्तु की कीमतें हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें हैं, या परिवहन लागतें हैं, या नवी तकनीक है। जो आपने 6-7 कारक पढ़े हैं ना जो पूर्ति को निर्धारित करते हैं, वो सब पूर्ति को निर्धारित करते हैं। उनमें से सबको स्थिर रखना है, केवल किसको परिवर्तित करना है? कीमत को। ठीक है, तो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें यदि स्थिर हो, अन्य बातें स्थिर में आपने कौन कौन से 6 कारक पढ़े थे उनको वापस आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे दूसरी में जो है उत्पादन साधनों की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा। ठीक है, और अन्य कारक में क्या क्या पढ़ा था आपने? संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तु की कीमतें, और उत्पादन की तकनीक, और विशेष अवसर। इसके अलावा और क्या पढ़ा था? हाँ, उत्पादन के साधनों के गुणवत्ता, तो साधनों की गुणवत्ता। तो ये सब कारक क्या हैं? उनको स्थिर मानना है। ठीक है, परिवर्तन किसमें करा है? केवल कीमत में। तो पूर्ति का नियम ये कहता है कि यदि अन्य बातें स्थिर हो, अन्य बातें में इन सारे कारक आ जाएंगे कि अन्य बातें स्थिर या समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी जो है पूर्ति क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध होता है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि कीमत जो जितनी बढ़ेगी उत्पादक को उतना ही अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है, कल हमने बात की थी, चर्चा की थी कि जैसे 5 रुपए के बिस्किट की अगर लागत, ये प्राइस है 5 रुपए, और उसकी जो कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, खर्चा जो आ रहा है वो 4 रुपए आ रहा है। अब अगर प्राइस 6 रुपए हो रही है तो यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पर कितना होगा? जब 6 रुपए कीमत होगी तो लाभ कितना हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा। अगर 7 रुपए कीमत होगी तो लाभ कितना हो जाएगा? 3 रुपए। तो कॉस्ट तो वही है कीमत में। ठीक है, प्राइस जो है जो बढ़ रही है तो उसकी खर्चा जो है, लागत तो उतनी आ रही है, लागत थोड़ी बढ़ रही है। तो उसमें जो है उसका जो उत्पादन का जो लाभ है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। इसी को पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ति के नियम का अर्थ क्या हो गया कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसके विपरीत अगर कीमत गिर जाती है तो उसका पूर्ति का नियम ये बताता है कि इससे जो है की पूर्ति भी गिर जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा या प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है। सीधा कह दो, धनात्मक कह दो, या प्रत्यक्ष संबंध कह दो, होता है। इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कीमत और पूर्ति किस दिशा में गति करेगी? समान दिशा में गति करेगी। अब ये डायग्राम बनाएंगे अपन, पूर्ति के नियम के अनुसार जो है डायग्राम बनेगा, वो सीधा दोनों एक दिशा में चलेंगे। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, वहां पर हमने मांग के नियम में ऑपोजिट पढ़ा था, नहीं कर नकारात्मक होगा, दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर कीमत और पूर्ति जो है एक दिशा में
चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार कीमत और पूर्ति जो है एक दिशा में गतिशील होती है, इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, कीमत और पूर्ति एक दिशा में चलेगी, इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम फलनात्मक संबंध देखें कि कीमत और पूर्ति में क्या फलनात्मक संबंध क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई एस एक्स यानी एक्स वस्तु की सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी एस एक्स क्या हो गया, एस हो गई वस्तु की पूर्ति, एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स वस्तु की पूर्ति, और एफ क्या हो गया, फलन है किसका, फंक्शन है किसका, प्राइस का यानी कीमत का। अर्थात एस एक्स जो है यानी एक्स वस्तु की पूर्ति किस पर निर्भर करती है, एस वस्तु की प्राइस पर। किस पर निर्भर करती है, एक्स वस्तु की कीमत पर। तो कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, सीधा संबंध होगा, फलनात्मक संबंध होगा। ठीक है, तो अगर फलन देखें कि पूर्ति का जो नियम का फलन क्या है, तो एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु की पूर्ति किस पर निर्भर करती है, एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ति का नियम ये कहता है। तो अगर हम डायग्राम बनाए इसको, तो पूर्ति का नियम किस प्रकार, डायग्राम इस प्रकार बनेगा, इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। ये एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है। ठीक है, इधर हमने ले ली कीमत, वस्तु की कीमत, और इधर हमने ले ली वस्तु की मात्रा या पूर्ति, नीचे हमने ले ली वस्तु की पूर्ति। ठीक है, तो जब कीमत बढ़ेगी, कीमत 1 रुपए है देखिए, तो पूर्ति जो है वो 1 है। कीमत 2 रुपए होगी तो पूर्ति भी 2 होगी। कीमत 3 रुपए होगी तो पूर्ति भी 3 रुपए होगी, या 3 इकाइयां होगी, सॉरी। जो जो कीमत बढ़ेगी त्यों त्यों वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो एस एस जो है वो एक सीधा क्या होगा, धनात्मक रूप में होगा। अर्थात एक्स एक्स जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर जो है, बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ता हुआ होगा, अर्थात धनात्मक संबंध होगा। ठीक है, तो पूर्ति का वक्र जो है ये पूर्ति वक्र है। किसी भी वस्तु का पूर्ति वक्र इस प्रकार होगा, कीमत के साथ साथ जो जो कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी। तो ये पूर्ति वक्र है। ठीक है, तो पूर्ति का नियम कब लागू होता है, एक चीज ध्यान रखना, अन्य साधनों को जो है, अन्य बातें स्थिर रहने, अन्य जो है कारक तत्व स्थिर हैं, तभी के नियम काम करेगा। ठीक है, अगर जैसे अपन के ये स्थिर नहीं है, उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ रही है, यानी अगर खर्चा बढ़ रहा है उत्पादक का, तो खर्चा बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ाएगा कैसे, भाई खर्चा बढ़ रहा है इसका मतलब लागत बढ़ रही है उसकी, और लागत बढ़ेगा तो पूर्ति कैसे बढ़ाएगा, भले ही कीमत बढ़े लेकिन लागत बढ़ रही है तो पूर्ति कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, या जैसे मौसम है, जैसे मौसम है तो मौसम में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मौसम जैसे अगर ऑफ सीजन है तो पूर्ति बढ़ेगी क्या, भले ही कीमत बढ़े लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अन्य चीजों को हम देख कर कह सकते हैं कि अन्य बातें अगर स्थिर नहीं होगी तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सीधा या धनात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। इसे ही क्या कहा जाता है, पूर्ति का नियम। अर्थात फलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि एस एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी पूर्ति जो है किस पर निर्भर करती है, एक्स वस्तु की कीमत पर। तो ये हो गया आपके पूर्ति का नियम। याद रखना है, मांग का नियम का ऑपोजिट होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, जबकि पूर्ति का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सीधा या धनात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। यहाँ देखिए प्राइस 1 रुपए है तो पूर्ति 1 है, प्राइस 2 है तो पूर्ति 2 है। जो जो कीमत बढ़ेगी क्यों तो पूर्ति बढ़ेगी। 10, 20, 30, 40 कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ति का नियम। तो अन्य बातें स्थिर में आपको 5 6 याद रखना है कि क्या क्या स्थिर रखना है आपको। ठीक है,
तो ये हो गया पूर्ति के नियम का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं। अजम्पशन नहीं कह सकते, मान्यताएं कह सकते हैं इसको। यानी पूर्ति का नियम कब लागू होगा, कुछ मान्यताएं आपको माननी पड़ेगी। जैसे अभी मानी ना आपने कि अन्य बातें स्थिर है, तो क्या क्या स्थिर रहना चाहिए, क्या क्या स्थिर रहेगा तब पूर्ति का नियम लागू होगा। यानी पूर्ति का नियम कब लागू होगा, कौन सी, तो जो मान्यताओं का मतलब हो गया कि क्या क्या हमें स्थिर रखना है, तब ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो पूर्ति के नियम की मान्यता क्या है, यानी पूर्ति का नियम तब लागू होता है, पूर्ति का नियम तब लागू होता है जब निम्न बातें क्या हो, स्थिर हो। तो निम्न बातें स्थिर होनी चाहिए, निम्न तत्व कह दो, निम्न बातें स्थिर कह दो, तो ये पूर्ति का नियम लागू होगा। क्या, कौन कौन सी बातें जो अभी हमने पढ़ी है, क्या कि उत्पादन साधनों की कीमतें, उत्पादन साधनों की कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, कम हो, स्थिर होनी चाहिए। उत्पादन साधनों की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, यानी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान, किराया, ठीक है, या प्रबंधक का वेतन, या श्रम की मजदूरी, तो ये इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हुआ तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात जो क्या स्थिर होनी चाहिए, उत्पादन साधनों की जो कीमतें हैं, उत्पादन के जो 5 साधन होते हैं उनकी कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की तकनीक क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अगर तकनीक में परिवर्तन आ गया तो पूर्ति का नियम भी लागू नहीं होगा, क्योंकि नई मशीन आ गई तो नई मशीन अधिक उत्पादन कर रही है। ठीक है, जैसे पहले हाथ से बनाता है तो एक दिन में जो है हम कहते हैं 20 मीटर कपड़ा बनता है, 10 श्रमिक मिलकर के क्या करते हैं, एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाते हैं। और अब नई मशीन आ गई, एक मशीन आ गई उसकी स्थान पर जो रोज के 30 मीटर कपड़ा बनाती है। तो मशीन आने की वजह से पूर्ति बढ़ गई ना अपने आप, क्योंकि मशीन का सीधा ही अपने आप ही उसके कॉस्ट इतनी आती है, एक दिन में 30 मीटर कपड़ा बना सकती है। तो ये नई मशीन के आ जाने, यानी तकनीक परिवर्तित हो गई तो नियम लागू हुआ क्या, या पुरानी तकनीक है, मशीन पुरानी तकनीक है तो फिर पुरानी तकनीक से तो उतना ही उत्पादन हो। तो इसका मतलब तकनीक, उत्पादन की जो तकनीक है वो भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, वस्तु विशेष की पूर्ति, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो, विभाज्य हो। अब देखिए ये एक नई मान्यता है कि जो वस्तु जो बनाई जा रही है उसको विभाजित किया जा सकता है, उसको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या है, वस्तु विशेष की पूर्ति को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, मतलब जितनी जरूरत है उतनी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर को विभाजित कर सकते हैं क्या, कि भाई 4 ट्रैक्टर बनने तो 4 ट्रैक्टर बनेंगे, 3.5 ट्रैक्टर बन सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो अविभाजित है ये वस्तु, जबकि अविभाजित अगर होगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। वस्तु को चाहे जितना बना सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वस्तु के उत्पादन को विभाजित किया जा सकता है कि भाई जितनी कीमत है उतनी पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो अगर विभाजित वस्तु नहीं है, वस्तु को टुकड़े करना संभव नहीं है, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि अगर ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए है, अगर कीमत मार्केट प्राइस 5 लाख है तो फर्म जो है वो 20 ट्रैक्टर बनाती है एक दिन में या एक महीने। ठीक है, अगर कीमत बढ़ करके 6 लाख हो जाए तो ट्रैक्टर जो है वो माने कि अगर देखेंगे तो 25 ट्रैक्टर बनाती है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये वस्तु विभाजित है, इसको ट्रैक्टर 6 ट्रैक्टर बना सकते हैं, आधे ट्रैक्टर का मतलब नहीं है। तो जो भी वस्तु पूर्ति होती है उसको क्या किया जा सकता है, कीमत के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी वो वस्तु विभाजित होनी चाहिए, अन्यथा फिर ये नियम लागू नहीं। तो वस्तु की जो पूर्ति है वो क्या हो सकती, क्या होनी चाहिए, विभाजित या विभाज्य होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। नंबर 4, संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर। तो संबंधित वस्तु में कौन कौन सी आती है, कितने प्रकार की होती है संबंधित वस्तु, पूरक और स्थानापन्न। तो संबंधित वस्तु की कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा ना पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, तो जिससे जो पूरक वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ेगी। तो यहां पर यह नियम तब लागू होगा, पूर्ति का नियम कब, जब संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं हो। ठीक है, अगर कीमतें बढ़ रही है और संबंधित वस्तुओं की कीमतें घट रही है तो फिर पूर्ति का नियम कहां से लागू होगा। तो अन्य बातों स्थिर रहने में एक क्या होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पांचवी जो चीज है वो है सरकार की नीति में परिवर्तन नहीं, सरकार की नीतियों में परिवर्तन नहीं। तो सरकार की नीतियों में भी कोई परिवर्तन हो गया तो नियम लागू नहीं होगी। जैसे सरकार चाहे तो किसी वस्तु को पूर्ति को रोकना, ठीक है, तो उस पर क्या कर देगी, टैक्स लगा देगी, कर लगा देगी, तो अपने आप ही वो महंगी हो जाएगी। या जिसको करना चाहती है तो अगर किसी वस्तु को ज्यादा सप्लाई करना चाहती है तो उसको सस्ता कर देती, सस्ता का यानी टैक्स कम कर देगी, टैक्स कम करने से अपने आप ही पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार की पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थात सरकार न तो किसी तरह के टैक्स लगाए न किसी तरह का अनुदान दे, जैसे चल रहा है वैसे ही होना चाहिए। अर्थात सरकार की नीतियों में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार करों के माध्यम से किसी भी वस्तु की जो कीमतों को क्या कर सकती है, बढ़ा या घटा सकती है। और जब कीमतें बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी, जब टैक्स लगाएगी किसी वस्तु पर तो उसकी लागत बढ़ जाएगी ना। भाई सरकार ने कह दिया कि भाई आज से जो है वो 5 रुपए की जो बिस्किट का पैकेट है अब उस पर 2.5% टैक्स लगेगा। अब खाद्यान्न वस्तु पर टैक्स लगेगा तो इसका मतलब वो महंगी हो गई, सब स्वाभाविक है, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा तो वो जोड़ेगा किस पे, वस्तु पर जोड़ेगा। तो 5 रुपए का बिस्किट अब 6.5 रुपए में बिकेगा, तो कीमत किस लिए बढ़ी, सरकार की नीति के कारण। बाकी कारण की कीमत की किस लिए बढ़ी, सरकार की नीति ने बदला, सरकार ने टैक्स लगा दिया वस्तु पर। तो हम पूर्ति का नियम की एक मान्यता ये भी है कि सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सरकार न तो किसी तरह का नया टैक्स लगा रही है न किसी तरह का अनुदान दे रही है, तो उसकी सरकार की नीति भी स्थिर होनी चाहिए, तब ये नियम लागू हो। छठी मान्यता क्या है, वस्तु की पूर्ति में मौसम, जलवायु, में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं हो। मौसम का प्रभाव पड़ता है पूर्ति पर, हाँ? गर्मियों में आइसक्रीम की मांग, तो अगर मौसम में बदलाव हो गया, सर्दियां आ गई, तो अपने आप ही आइसक्रीम की मांग क्या हो गई, कम होगी। मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, आइसक्रीम की कीमतें अपने आप ही घट जाएगी, घटानी पड़ेगी ना, बिकेगी नहीं। तो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स की मांग, सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, पीता है क्या। तो इस तरह मौसम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और जलवायु में कोई बदलाव नहीं। अचानक बारिश आ गई तो छातों की मांग अचानक बढ़ जाए, है नहीं, तो मौसम में बदलाव हो गया तो अपने आप पूर्ति परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए
इसको भी स्थिर माना जाता है ना चाहिए कि पूर्ति का नियम तब लागू होगा जब कि उस वस्तु की पूर्ति में मौसम का या जलवायु में कोई परिवर्तन, यहाँ पर त्योहारी सीजन आ गया, त्योहारी सीजन आ गया तो अचानक किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर नियम लागू कहाँ होगा। भले कीमत कम हो रही है, स्थिर है, फिर भी पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं है भाई। त्योहारी सीजन में अपने आप मिठाइयाँ, कपड़े अपने आप ही मांग बढ़ जाती है ना। किस वजह से बढ़े? त्योहारी सीजन के कारण, मौसम के कारण। तो इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। अर्थात वस्तु की पूर्ति में मौसम और जलवायु में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। ठीक है। सातवां जो कारक है जो पूर्ति में को निर्धारित करता है वो है कृषिगत पदार्थों से संबंधित। अगर बात करें तो कृषिगत पदार्थों में की जो पूर्ति है उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो सकती है। समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। देखिए कृषिगत पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपने बताया कि गेहूं की कीमत पूर्ति कब होगी? जब रबी की फसल होगी तभी गेहूं बढ़ेगा। अब आप सर्दियों में, गर्मियों में अगर गेहूं चाहो तो नहीं होगा। तो गेहूं की पूर्ति केवल कब हो सकती है? जब रबी की फसल। बाजरे की पूर्ति कब होगी? अभी गर्मियों में, खरीफ फसल है। तो अगर जैसे कृषिगत पदार्थों की पूर्ति कब बढ़ेगी? जब उनकी सीजन हो। ठीक है, तो उनकी पूर्ति उसी समय होगी। अब आप चाहोगे कि भाई दिसंबर में अगर आप बाजरे की मांग करोगे तो पूर्ति कैसे बढ़ेगी? त्योहारी सीजन या जो जितनी भी कृषिगत वस्तु है वो केवल मौसम के अनुसार ही होती है। जो रबी की फसलें हैं वो रबी की फसल के टाइम ही होती है, तो उसी टाइम उसकी पूर्ति बढ़ती है। अभी जैसे सर्दियों में अभी मूंग की कटाई होगी तो पूर्ति अभी बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि भाई मार्च में या मई में अगर मूंग चाहो तो कहाँ पूर्ति कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो यहाँ कृषिगत पदार्थों की जो पूर्ति है वो केवल उसी मौसम में बढ़ती है जब उसकी सीजन होती है। ठीक है, तो उसकी पूर्ति आप पूरे साल नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते भाई पूरी, तो उस पर मौसम का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मौसम आ गया आपके। ठीक है, तो ये 7 तत्व जो हैं ये स्थिर होंगे तब पूर्ति का नियम लागू होगा। ठीक है, तो अन्य बातें समान रहने पर क्या क्या मान्यता आएगी? पूर्ति का नियम कब लागू, यानी मान्यताओं का मतलब क्या होगा कि पूर्ति का नियम तब लागू होगा जब निम्न मान्यताएं हो या निम्न तत्व स्थिर हो। क्या? पहले उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, तकनीक स्थिर होनी चाहिए, तकनीक में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, वस्तु की पूर्ति विभाज्य हो, अर्थात चाहे अनुसार, इच्छा अनुसार पूर्ति को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु अविभाज्य है तो फिर उसके पूर्ति का जो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि घटाना चाहे तो भी नहीं घटा सकता। कोई वस्तु विभाजित नहीं हो सकती, बड़ी है, तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा। चौथा, संबंधित वस्तु की कीमतें यानी पूरक और स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। फिर पांचवा है, सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सरकार अगर टैक्स लगा दे या अनुदान दे दे तो फिर जो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। कीमत कितनी ही बढ़े, सरकार अगर अनुदान दे दे तो फिर नियम कहाँ लागू हो? जैसे भाई कहते हैं, जैसे गेहूं के भाव, अब गेहूं के भाव वर्तमान में अगर 22-23 रुपए किलो है। ठीक है, अब सरकार चाहती है कि भाई गेहूं का जो है लोगों को सस्ता मिले, तो सरकार क्या करेगी? अगर पूर्ति कीमत बढ़ेगी, गेहूं की कीमत बढ़ करके और 28 रुपए किलो हो गई, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम जो है 10 रुपए आपको अनुदान दे देंगे।
₹10 अनुदान देने से तो 28 रुपए की गेहूं अब कितने में मिलेगा? 18 रुपए में मिलेगा ना, क्योंकि सरकार ने 10 रुपए अपनी तरफ से दे दिया आम जनता को कि भाई भले ही गेहूं के 28 रुपए किलो हो गए, लेकिन 10 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो फिर पूर्ति बढ़ेगी क्या? क्योंकि सरकार की नीति के कारण जो है गेहूं के पूर्ति में के उत्पादन में क्या हो गया? पूर्ति बढ़ाएगा क्या? वो नहीं बढ़ाएगा ना, क्योंकि गेहूं तो वास्तव में उसके कितने में पड़ रहा है? 13 रुपए में पड़ रहा है। तो इसका मतलब सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सरकार किसी वस्तु को टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स लगेगा तो अपने आप महंगी हो जाएगी, तो पूर्ति कैसे बढ़ेगी? टैक्स के कारण पूर्ति बढ़ सकती है क्या? क्योंकि टैक्स तो उस वस्तु पर लगेगा और वस्तु कम बढ़ेगा नहीं, मतलब वस्तु महंगी होगी। जैसे अगर 5 लाख के जो है कैसे 50,000 की मोटरसाइकिल पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि इस पर 500 रुपए टैक्स लग गया, तो अब 500 रुपए वो जोड़ेगा, वस्तु में जोड़ेगा ना, तो की पूर्ति बढ़ेगी क्या? क्योंकि ये 500 रुपए लागत तो उसकी उतनी ही आ रही, लेकिन 500 रुपए टैक्स और जोड़ना पड़ेगा उसको। तो बाजार में 50,500 में मिलेगी वो वस्तु, तो कीमत बढ़ी है, लेकिन पूर्ति बढ़ी क्या? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये 500 रुपए तो गवर्नमेंट के पास आएंगे, उसके पास आ रहा है क्या? तो टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। इसलिए कहते हैं सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मौसम में, जलवायु, इनमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार अपने आप ही पूर्ति को मांग घटती या बढ़ती रहती है, तो फिर पूर्ति में जो परिवर्तन होगा। और कृषिगत पदार्थों की पूर्ति केवल एक निश्चित समय में ही हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं तो पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, अर्थात पूर्ति का नियम इन स्थितियों में लागू हो, ठीक है। अब तो ये हो गए पूर्ति के नियम की मान्यताएं। अब पूर्ति का नियम का जो वक्र है वो आपको बना के बताना है। जैसे हम पूर्ति की जो अनुसूची है, तो ये हो गई पूर्ति के नियम तब लागू होते हैं जब निम्न तत्व स्थिर हो, अर्थात निम्न में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यह है पूर्ति के नियम की मान्यता। अब आती है पूर्ति के नियम लागू होने के कारण। पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण, पूर्ति का नियम क्यों लागू होता है? पूर्ति का नियम क्यों लागू होता है? इसके दो कारण हैं। आप कहोगे कि ये नियम क्यों होता है कि भाई क्यों कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती, ठीक है। तो इसके ये नियम आप जब पूर्ति का नियम क्या है आपको पढ़ लिया कि अन्य बातें स्थिर रहने पर पूर्ति, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। लेकिन ये नियम लागू क्यों होता है, उसके दो प्रमुख कारण हैं, ठीक है। नंबर 1, लाभ की मात्रा। तो नियम लागू होने का पहला कारण क्या है कि लाभ की मात्रा। अब लाभ क्या होगा? जैसे आपको पता है कि वो उसका साहसी का लाभ क्या होगा? वास्तव में वस्तु की कीमत और उसकी लागत का अंतर ही लाभ होगा। कीमत और लागत का अंतर ही क्या होगा? लाभ। अब यदि अगर कीमत बढ़ जाए तो उसका उत्पादक का लाभ भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सपोज करो कि अगर मैंने उदाहरण दिया था आपके कि अगर एक किलो शक्कर है, 1 किलो शक्कर की अगर लागत आ रही है 28 रुपए, उसकी कॉस्ट आ रही है लागत, और मार्केट प्राइस जो है उसकी 30 रुपए। प्राइस कितनी है? 30 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब लागत, लाभ, प्रॉफिट क्या होगा? कीमत, वस्तु की बाजार कीमत और उसकी जो लागत है उसी का अंतर क्या होगा? ये लाभ होगा। इसी को लाभ कहेंगे ना। तो कीमत क्या होगी? अब बाजार कीमत कितनी है? 30 रुपए, और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 28 रुपए। इसका मतलब लाभ 2 रुपए, ठीक है। तो इसीलिए क्या जाएगा, अगर बाजार कीमत 30 से बढ़ के 32 रुपए हो जाए, कॉस्ट तो उतनी ही आ रही है ना, तो लाभ कितना हो जाएगा?
बाजार कीमत 30 रुपए और कॉस्ट कितनी आ रही है 28 रुपए, तो लाभ कितना होगा 2 रुपए। अब बाजार कीमत अगर बढ़ के 32 रुपए हो जाए तो इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है फर्म का 4। तो जो जो कीमत बढ़ेगी त्यों त्यों फर्म का लाभ भी बढ़े, इसलिए वो चाहेगा कि ज्यादा कोई पूर्ति करूं मैं। एक फर्म इसलिए ज्यादा चाहेगी ना कि ज्यादा पूर्ति करूं मैं। स्टार्ट हो गया, चालू है। नहीं, 2 पॉइंट हो रहा है, चलो कल करेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे पूर्ति के नियम लागू होने के हम कारण पढ़ेंगे कि 3 कारण हैं। आज क्लास में इतना ही है, हमने पढ़ा है पूर्ति का नियम का अर्थ क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्ति के नियम को जो है क्या क्या मान्यताएं होती है, फिर पूर्ति का जो है वक्र किस प्रकार का होगा। तो पूर्ति वक्र आपको बनाना है। पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, धनात्मक होता है। ये सप्लाई कर्व जो होता है, अर्थात यहाँ बाजार कीमत हो गई आपके और यहाँ पर जो है पूर्ति हो गई, वस्तु की सप्लाई हो गई, ठीक है। तो कीमत जो जो बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कीमत और पूर्ति में किस कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का पूर्ति का नियम। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्ति के नियम किन कारणों से लागू होता है। क्लास में धन्यवाद।